ननद के खून के आंसू। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की, जहां दामिनी अपने पति संजीव, बेटे मोहन, बहू रजनी और बेटी तनु के साथ रहा करती थी। कोई भगवान का भक्त मुझे एक गिलास चाय पिला दे। एक गिलास नहीं, 1 कप चाय होती है। अच्छा, ऐसी बात है तो 1 कप चाय ही दे दो। अरे आपको तो वक्त बेवक्त चाय चाहिए होती है। चाय का कोई वक्त नहीं होता जी। आप चिंता न करिए पापा जी, मैं बनाती हूँ आपके लिए चाय। भगवान तेरा भला करे बहू, और भगवान सबको ऐसे ही बहुत है। आहा, मक्खन लगाना तो देखो जरा। अरे आप लोग झगड़िए मत, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तभी तनु कमरे से तेजी से निकलती है और रजनी का हाथ पकड़ती है। मेरे होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगी भाभी? ये तनु है ना, स्पेशल टी मास्टर। देखिए आज क्या कमाल करती हूँ। अरे नहीं, मैं हूं ना। लेकिन तनु रजनी की एक नहीं सुनती और भागकर चली जाती है रसोई में। बर्तन की खटपट, गैस की सिसकारी और चाय की खुशबू हवा में फैल जाती है। रजनी मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। कितना प्यार है इन दोनों में, सच्ची किसी की नजर ना लगे। चाय, हंसी और प्यार के मीठे लम्हों से घर महकता रहा। तनु और रजनी की जोड़ी तो जैसे सीता और गीता हो गई थी। इसी बीच एक दिन तनु के अचानक रिश्ते की बात चली। तनु बेटा, एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार है। नाम है विनोद। उसकी माँ सरोज जी आज आ रही है देखना। मम्मी मैं तो घबरा रही हूँ, क्या पता मैं उन्हें पसंद आऊं या नहीं। अरे तनु, आप तो जैसी हैं वैसी ही अनमोल हैं। जिसे आप न पसंद आए वो दुनिया का सबसे बड़ा घाटे का सौदा करेगा। सही कहा रजनी ने, मेरी बेटी लाखों में एक है। उसी शाम विनोद अपनी माँ सरोज के साथ तनु को देखने आया। सरोज तनु को देखते ही बोली, अरे यही है तनु, बिल्कुल देवी है देवी। हमें तो पहली ही नजर में पसंद आ गई। मम्मी, मैं भी यही कहने वाला था। थैंक यू सो मच। सभी खुश हो जाते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में शादी की धूमधाम शुरू हो जाती है। मेहंदी, संगीत, हल्दी से पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। तनु दुल्हन बनती है तो हर आंख भीग जाती है। बेटा तू तो मेरी धड़कन थी, अब किससे कहूंगी दिल की बात, किससे लड़ूंगी, किसके साथ हंसूंगी। तनु, ये घर आपके बिना बिल्कुल सूना हो जाएगा। काश मैं आपको हमेशा के लिए रोक सकती, लेकिन हर लड़की को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। आप लोग कैसे रहोगे मेरे बिना? भाभी, मम्मी, ये घर, ये आंगन, सब कुछ। बेटा, लड़कियां पराया धन होती है। जैसे तू अब किसी और घर को रोशन करने जा रही है। मोहन, तुम भी तो कुछ बोलो। क्या बोलूं मैं? खुश रहना तनु। भैया। विदाई हो जाती है। तनु कार में बैठकर चली जाती है, लेकिन उसकी सिसकियां पूरे मोहल्ले को रुला देती है। तनु की विदाई के बाद घर जैसे वीरान हो गया। दामिनी हर कोने में तनु की याद ढूंढती थी। संजीव चाय भी चुपचाप पीते थे और मोहन तो गुमसुम हो गया था। लेकिन इन सबके बीच रजनी ने एक स्तंभ की तरह सबको संभाला। आप लोग चिंता न करें, हम लोग तनु से मिलने जरूर जाते रहेंगे। वो बहुत खुश रहेगी और हम सबका प्यार उन्हें हमेशा मिलेगा। सही कह रही हो रजनी। तनु की विदाई को अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो अपने नए घर, नए रिश्तों और नए माहौल को अपनाने की कोशिश कर रही थी। ससुराल में सबने उसका स्वागत खूब प्यार से किया था। विनोद तो जैसे हर पल उसका ध्यान रखते थे, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। पर मन के किसी कोने में एक छुपा सा दर्द था, मायके को छोड़ने का दर्द। क्या सोच रही हो महारानी, इतने सुबह सुबह चुपचाप? बस कुछ नहीं, वो मम्मी की याद आ रही थी। तो क्या हुआ, मैं हूं ना। वैसे भी तुम्हारी हंसी इस घर की सबसे प्यारी चीज है, उसे कभी दूर मत होने देना। तनु मुस्कुराई, आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। शुरुआती दिन जैसे सपनों की तरह बीते। तनु हर काम को हंसते हुए करती, हर रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश करती। लेकिन समय के साथ तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। एक सुबह तनु हल्के से करवट बदलते हुए उठी। अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला था। जैसे ही वो बाथरूम की ओर बढ़ी, अरे बहू, ये क्या तरीका है घर चलाने का? 8 बज गए और अभी तक तुम उठी नहीं?
मम्मी जी, मैं तो 6 बजे ही उठ गई थी, बस थोड़ी देर बिस्तर पे लेटी रह गई थी। लेटी रह गई थी? हमारी बहुओं को क्या रानी महारानी समझ लिया जाए? रात को तो तुमने ही सबको देर से सुलाया और अब सुबह भी तुम ही आराम फरमा रही हो। तन्नू को जैसे किसी ने बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया हो। वो स्तब्ध थी, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, चुपचाप किचन में चली गई। एक दिन तन्नू ने सोचा कि कुछ काम जल्दी निपटा लिया जाए। उसने बाथरूम से सारे कपड़े निकाले और वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तभी सरोज बाहर से लौटी। तूने कपड़े मशीन में डाल दिए? जी मम्मी जी, सोचा जल्दी हो जाएगा। तू सोचने वाली होती कौन है? हमारे जमाने में बहुएं हाथ से कपड़े धोती थी और तुझे आराम चाहिए हर जगह। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। तन्नू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके लिए ये सब अनजाना था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाली सास अचानक इतनी बदल क्यों गई। उसने एक दिन अपनी माँ को फोन किया। मम्मी, मुझे नहीं पता क्या हो गया है, मम्मी जी को एकदम से बदल गई है। हर बात पर चिल्लाती है, अपमान करती है। अरे अरे मेरी बच्ची, तू रो मत। कभी कभी मूड खराब होता है, तू बुरा मत मान। आखिर वो तेरी सास है, माँ जैसी। तभी दामिनी ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। पास में बैठी रजनी सब सुन रही थी। अरे तन्नू, आप इतना सोच क्यों रही हो? उनकी बातों को दिल पर मत लो। जैसा कहती हैं वैसा करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करूंगी। भगवान तुझे शक्ति दे बेटा, तेरा दुख मेरा दुख है। दामिनी को अपनी बहू पर गर्व हो रहा था, जो इस मुश्किल घड़ी में उसकी बेटी का साथ दे रही थी। मगर उसे क्या पता कि ये सारी बातें सिर्फ दिखावा थी, क्योंकि उधर रजनी अपने कमरे में जाती है और अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। वाह, बहुत मजा आ रहा है। बड़ी बनी फिरती थी मेरी सासू माँ की प्यारी बेटी। अब समझ में आ रहा होगा उसे कि बहू बनना कैसा होता है। अभी रिया को कॉल करती हूँ। वो फटाफट मोबाइल उठाकर कॉल लगाती है। हेलो रिया, सुनो, तुम्हें याद है ना मेरी ननद तन्नू? अरे हाँ, वही जो बड़ी आदर्श बहू बनने चली थी। अब उसकी हालत देखो, उसकी सासू माँ ने नाक में दम कर रखा है। अरे वाह, मजा आ गया, तूने तो बदला ले लिया। अरे अभी तो शुरुआत है जानू, आगे आगे देखो होता है क्या। रजनी के चेहरे पर एक विषैली मुस्कान थी और दूसरी तरफ तन्नू अपने आंसुओं में भीगे तकिए पर चुपचाप लेटी थी। रजनी फोन पर बात करके मुस्कुराती है। कॉल कट होते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। वो याद करती है वो समय जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी। भाभी जी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। सच कहूँ तो घर में रौनक सी आ गई है आपके आने से। अरे नहीं तन्नू, तुम सबका प्यार है, वरना मैं तो नर्वस ही थी। भगवान करे मेरे बहू बेटे की जोड़ी सदा सलामत रहे। चलो चलो अंदर आओ, बहू के स्वागत की तैयारी पूरी करनी है। रजनी की आंखों में चमक, मुस्कुराहटे, सब कुछ खुशनुमा। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलता। रजनी ने एक दिन दामिनी के लिए खास पसंद से खाना बनाया होता है। सबको खाना परोसा गया। दामिनी खाने का पहला निवाला लेती है। वाह, मेरी बहू तो कमाल का खाना बनाती है। तभी तन्नू धीरे से उनके पास जाकर कान में फुसफुसाती है। मम्मी, आपको ये तरी सूखी से नहीं लग रही? मुझे तो लगा था आप अपनी रेसिपी से बनवाएंगी। पता नहीं, भाभी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। दामिनी चौंकती है, फिर सीधा रजनी की तरफ देखती है। रजनी, ये क्या बना है? मेरी रेसिपी समझाई थी ना, फिर भी अपनी मर्जी चलानी है। अब सासू माँ की बात भी ना मानो तुम। मम्मी जी, मैंने तो वही बनाया था जैसे आपने बताया था। शायद कुछ गलती हो गई है। कोई बात नहीं भाभी, होता है, लेकिन अगली बार मम्मी जैसा कहे वैसा ही कीजिएगा। रजनी का चेहरा उदास हो जाता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। एक दिन दामिनी ने कहा होता है कि रजनी कहीं ना जाए, लेकिन उसी दिन रजनी मार्केट चली जाती है। दरअसल दामिनी के लिए ही साड़ी लाने, पर उसके घर लौटते ही तन्नू मौके पर झपटती है। मम्मी, आपने कहा था भाभी को बाहर नहीं जाना, लेकिन देखिए तो सही, बिना बताए शॉपिंग करके आ गई। अब तो वो आपकी बात को अहमियत ही नहीं देती। दामिनी फुफकारते हुए रजनी के पास गई। रजनी, ये क्या तरीका है? तुम्हें मना किया था, फिर भी घूमने चली गई।
मम्मी जी वो दरअसल आपके लिए ही साड़ी लेने गई थी। अब बहू अपनी सास से भी झूठ बोलेगी? तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। मेरी बहू बनकर रहना सीखो। रजनी की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर फिर भी वो चुप रहती है। एक शाम रजनी ने खाना देर से परोसा होता है क्योंकि गैस की सप्लाई में दिक्कत थी। तनु मोहन के पास जाकर भड़काती है। भैया देखिए ना, भाभी को आपकी भूख का कोई ख्याल ही नहीं है। कब से बैठे हैं आप भूखे और भाभी को टाइम का होश ही नहीं। मोहन भड़क जाता है। रजनी, थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकती? क्या जरूरी था उस वक्त टीवी देखना? टीवी? नहीं तो मोहन जी, गैस नहीं आ रही थी इसलिए। दामिनी भी आ जाती है और बिना बात सुने झल्ला उठती है। एक काम नहीं होता इस लड़की से। अब ससुराल में रह रही हो, अपने पति का ख्याल रखना सीखो। रजनी चुप रहती है, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे तनु की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी माँ से बात कर रही थी। मम्मी, आप तो कुछ नोटिस ही नहीं करती हो खुद से, सब मुझे ही बताना पड़ता है आपको। जरा आप भी भाभी पर नजर रखो। हाँ, तो सही कह रही है। रजनी दीवार के पीछे से सब सुन रही थी। उसकी आंखें जलने लगती है, चेहरा कठोर हो जाता है। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है तनु, पर अब बहुत हो गया। अब तुझे जवाब मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तू रोएगी और मैं हंसूंगी। कसम है मुझे, मैं तुझे उसी तकलीफ का स्वाद चखाऊंगी जो तूने मुझे दी है। रजनी गुस्से में अपनी सहेली को फोन करती है। रीना, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस लड़की ने तो हद ही कर दी। बस अब जब भी मौका मिलेगा ना, मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। मेरी ननद बड़ा नेता समझती है ना खुद को। बिल्कुल, तू डर मत, मौका जरूर मिलेगा। और जब मिले ना तो उसे छोड़ना मत। तू भी राजनीति जानती है। रजनी के चेहरे पर अब मासूमियत की जगह चालाकी थी। अब समझ में आया ना तन्नू, दर्द क्या होता है। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। रजनी आईने के सामने बैठी बालों में कंघी कर रही थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और वो खुद से बात कर रही थी। अब आ रहा है मजा, अब समझ में आ रहा है असली सुकून क्या होता है। जब तक मैं रोती रही कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब जब तनु खुद परेशान हो रही है तो दिल को तसल्ली मिल रही है। और सबसे खास बात, उसे पता भी नहीं कि सबके पीछे किसका हाथ है। रजनी ठहाका लगाकर हंसती है, फिर एक मोबाइल उठाकर नंबर मिलाती है जो कि उसकी ननद तनु की सास सरोज का था। हेलो जी, कैसे हो आप? बहुत दिन हो गए, आपकी आवाज ही नहीं सुनी। अरे रजनी तुम? हाँ, सब ठीक है। तुम सुनाओ, क्या हालचाल? सब तो ठीक है जी, बस थोड़ा मन परेशान है। सोच रही थी आपसे बात कर लूं। तनु की याद आ रही थी। तनु की याद? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है, लेकिन अब आपको क्या बताऊं। जब वो मायके में रहती थी तो सुबह सबसे पहले उठती थी, पूरा घर संभालती थी। क्या, सच में? और अब यहाँ ससुराल में पता नहीं क्या हो गया है उसे, इतनी सुस्त हो गई है कि क्या बताऊं। क्या? वो तनु जो घर में एक मिनट भी चैन से नहीं बैठती थी, अब सुस्त हो गई है, और वो भी ससुराल में? ये तो बहुत गलत बात है। और नहीं तो क्या, जैसा आपने बताया ऐसा तो कुछ नहीं करती यहाँ। अरे मैं तो बस उसकी तारीफ कर रही थी, पर शायद गलत बोल दिया मैंने। पर आपसे एक बात कहूं, आप उसे थोड़ा समझाइए। आखिर आपके ही भरोसे है सब। लेकिन प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, वरना वो सोचेगी कि मैं उसके खिलाफ कुछ कह रही हूं। मैं तो बस बहन बनकर चिंता कर रही थी। मैं अभी उसे समझाती हूँ, तुम चिंता ना करो। फोन कट होता है। रजनी मुस्कुराते हुए बोतल को टेबल पर रखती है। कभी कभी एक जहर की बूंद पूरे रिश्तों को डुबो देती है। और मुझे तो बस बूंदे ही टपकानी है। तन्नू, भूख तो अब। सरोज तेज कदमों से तन्नू के पास आती है जो कपड़े तय कर रही थी। तन्नू, ये कौन सा नया ढर्रा सीखा हो मायके से? वहां काम करने की आदत थी, यहाँ आकर सब छूट गया। ये क्या चाले चल रही हो? माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस। अब बहाने बनाओगी? मैं भी विनोद से कहती हूँ, ये सब नहीं चलेगा हमारे घर में। तन्नू रोने लगती है, कमरे से बाहर चली जाती है। वो मोबाइल लेकर अपनी माँ को कॉल करती है। मम्मी, यहाँ पर सब मुझ पर चिल्लाते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मुझे गलत ठहराते हैं। बेटा सब्र रखो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा।
मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ। इसके बाद तनु विनोद के पास जाती है जो अखबार पढ़ रहा था। विनोद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मम्मी ने कुछ कहा है तो उनका गुस्सा जायज होगा। तुम इस घर की इकलौती बहू हो, अगर तुम्हें कुछ नहीं करोगी तो कौन करेगा? मतलब आप भी मेरी बात नहीं सुनोगे? हाँ, क्योंकि माँ ने कभी गलत नहीं किया। तनु चुप हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। उधर रजनी बालकनी में बैठी हवा का आनंद ले रही थी। ये हवा, ये सुकून और सबसे बढ़कर उस जली कटी तनु की हालत। अब समझ में आया कि सास बहू का असली खेल क्या होता है। तभी दामिनी आती है। रजनी, मुझे तनु की बहुत फिक्र हो रही है। वो बहुत परेशान दिख रही है, जाने क्या हो गया है उसे। रजनी फौरन चेहरे पर दुख लाकर ड्रामा करते हुए कहती है, हाय, मुझे भी वही लग रहा है मम्मी जी। चलिए ना चलकर देख आते हैं, कहीं बेचारी अकेली ना रह जाए, बहुत कमजोर सी हो गई है। नहीं, रहने दो। बेटे के ससुराल में दखल देने से बात और बिगड़ती है। देखते हैं क्या करना है। सरोज जैसे हर दिन एक नया बहाना ढूंढती तनु को ताने मारने का। कभी सब्जी में मिर्च तेज, कभी झाड़ू टेढ़ी, कभी चाय देर से। घर अब तनु के लिए घर नहीं, युद्ध भूमि बन चुका था। एक दिन थक हार कर तनु आंगन में अकेली बैठी थी। ना कोई बात करने वाला, ना कोई समझने वाला। आंखों में आंसू लिए वो खुद से ही सवाल करने लगी, क्या मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है भगवान? क्यों मेरी जिंदगी में ये सब हो रहा है? सबकी नजर में मैं ही गलत क्यों दिखती हूँ? वो सोच में डूबी थी कि अचानक जैसे कोई पुराना पन्ना पलट गया उसके जहन में। याद आया उसे वो दिन जब उसने जानबूझकर अपनी माँ को भाभी रजनी के खिलाफ भड़काया था। मैंने ही तो मम्मी को कहा था कि भाभी कोई काम नहीं करती, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी ने भाभी को कितना सुनाया था, मैं वजह बनी थी उनके आंसू की। तनु का दिल बैठ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज उसके साथ जो हो रहा है वो उसी कर्म का फल है। ये सब मेरे कर्म है। भवानी, मुझे माफी मांगनी होगी। अगली सुबह तनु ने खुद को तैयार किया, मन में दृढ़ निश्चय लिए। उसने सरोज से जाने की इजाजत मांगी। माँ जी, मैं मायके जाना चाहती हूँ, जरूरी है। फिर मायके? अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, इतना भी क्या लगाओ। एक बार जाने दीजिए, वादा करती हूँ, फिर शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरोज कुछ पल घूरती रही, फिर हाथ हिलाकर जाने दिया। तनु मायके पहुंची। दरवाजा खुलते ही माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं टूट गई हूँ, बहुत गलतियां की है, बहुत तकलीफ दी है मैंने सबको। दामिनी ने उसे चुप कराया। तनु सीधी रसोई में गई जहाँ रजनी काम कर रही थी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ बातें की, मम्मी को भड़काया। आप पर जो गुजरी उसकी जिम्मेदार मैं हूँ भाभी। रजनी हैरान रह गई। कुछ पल उसकी आंखें तनु के चेहरे पर अटक गई, फिर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तनु, तूने जो बोला वो बहुत बड़ा है। दर्द तो बहुत दिया तूने, पर आज जो किया हर जख्म भर गया। रजनी ने तनु को सीने से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपनी बच्ची को सहलाती है। चल, तेरे लिए मसाला चाय बनाती हूँ, वही जो तुझे पसंद है, अदरक ज्यादा वाली। तनु की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू बोझ के नहीं, मुक्ति के थे। क्योंकि जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, तभी उसका असली बदलाव शुरू होता है।